आगरा से बड़ी खबर। भारत और पाक के बीच चल रही टेंशन के बाद आगरा में अलर्ट जारी। सेंसिटिव जोन में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। ताजमहल से लेकर एयरफोर्स स्टेशन और लाल किले के साथ अन्य स्थानों पर पुलिस बल तैनात। लगातार हो रहा फ्लैग मार्च। आगरा पुलिस ने शहरवासियों के लिए एडवाइजरी जारी की। किसी भी भ्रामक वीडियो पर न दे ध्यान। साइबर अटैक से भी रहे सावधान। किसी भी अनजाने लिंक पर न करे क्लिक। यह हो सकता है साइबर अटैक। अफवाहों पर न दे ध्यान। किसी भी आपात स्थिति में पुलिस के हेल्पलाइन नंबर 112 पर नजदीक पुलिस से करे संपर्क। किसी संदिग्ध व्यक्ति की संदिग्ध हरकतों पर शक होने पर तत्काल पुलिस को सूचना दे। सोशल मीडिया पर फेक वीडियो अपलोड करने वाले और भ्रामक खबर फैलाने वालों पर रहेगी आगरा पुलिस की कड़ी नजर। देखिए, इसमें हम लोगों ने आगरा में पहले भी जारी किया हुआ है इसमें कि ड्रोन बिल्कुल प्रतिबंधित है। किसी भी तरह का ड्रोन आप शादियों में, भागवत कथा वगैरह में तो कहीं भी यूज़ ना करें। दूसरा, जो भी संदिग्ध व्यक्ति आपके मोहल्ले में कहीं दिख रहा है, पिछले 5-6 महीने से अचानक कोई रहने आ गया है या फिर बड़े-बड़े बैग्स लेकर के, कई बार गिटार के बैग जैसे शेप का बड़ा बैग होता है या कैमरे का बैग जैसे शेप का बड़ा बैग होता है, काले रंग का है, किसी रंग का। इस तरह से कोई व्यक्ति घूमता-फिरता दिखे तो तत्काल पुलिस को आप सूचित करेंगे। और तीसरा ये है कि किसी भी तरह की अफ़वाह पे ध्यान ना दें और अफ़वाहों को फैलाएँ भी नहीं। क्योंकि इस समय में इस तरह से बहुत कोशिश की जा सकती है कि सांप्रदायिक सौहार्द या जातीय सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश जानबूझकर की जा सकती है। तो उसको आप लोग ध्यान दें, इसमें बिल्कुल भी इस समय इन चीज़ों में ना पड़ें, क्योंकि इस पे भी बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से। देखिए, पहले भी हमने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर को वैसे भी कोई बिगाड़ने की कोशिश करेगा आगरा में तो उस पे हम कार्रवाई करेंगे। और बार-बार हम ये बात हमने कही है, 168 बेनिफिस के नोटिसेस भी हमने दिए हैं, 33 बेनिफिस के नोटिसेस दिए हैं। पर ये इस समय जो स्थिति है, क्योंकि अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ है, परंतु टेंशन चल रही है वहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर पे एलओसी पे टेंशन चल रही है। ये आप सबको पता है मीडिया के माध्यम से। जो वेरिफाइड सोर्सेज़ हैं आर्म फोर्सेस के या भारत सरकार के, वहाँ से जो न्यूज़ आपको दी जाती है उसी पे आप बिलीव करें। बाकी यूट्यूब चैनल्स या बाकी कहीं से भी कुछ भी इस तरह की अफ़वाह अगर मिलती है, तो उसे बिल्कुल भी आप ध्यान ना दें, उनको फॉरवर्ड भी नहीं करें। तो ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है, आगरा वासियों की और हम सबकी ज़िम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन की भी, कि इस समय हम लोग एकजुट रहें और किसी भी तरह का डायवर्जन हम ना क्रिएट करें। संदिग्ध व्यक्ति को दिखता है, उसकी तत्काल सूचना, आपको थोड़ा-सा भी डाउट है, तत्काल पुलिस को सूचना दीजिए और हम उससे फिर उसकी जाँच करते हैं, उसके बारे में पता करते हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस की जो गश्त है, वो काफ़ी बढ़ा दी गई है, जितने भी यहाँ इम्पोर्टेंट जगह हैं, जैसे एयरफोर्स है, आर्मी का एरिया है, अहमदोला टोम्ब हो गया आपका, इसके अलावा ताजमहल है, रेड फोर्ट, इस तरह से बहुत सारी जगह चिन्हित की गई हैं। वहाँ पे पूरी फोर्स लगा दी गई है, सिटी की लगभग सारी फोर्स डिप्लॉयड है। कोई भी थाने चौकी पे नहीं बैठेगा, कोई भी ऑफिसेज़ में नहीं दिखना चाहिए। सब लोग बाहर भ्रमणशील रहेंगे। कुछ भी होता है तत्काल नज़दीकी पुलिस वाले को आप सूचित करें, उसपे हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। देखिए, अभी वैसे कोई नंबर यहाँ जारी नहीं किया गया है, पर 112 पे आप कॉल कर सकते हैं, वो सेंट्रली मॉनिटर्ड है। इसके अतिरिक्त जो सीयूजी नंबर्स जगह-जगह आप लोगों को एसएचओ के, एसीपी की, डीसीपी की, एडिशनल सीपी, सीपी सर की, सबकी अवेलेबल है, उस पे आप कॉल कीजिए, हम तत्काल उस पे एक्शन। आर्मी से डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, नेवी से वाइस एडमिरल एएन प्रमोद और एयरफोर्स से एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने लगातार दूसरे दिन ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में देश को जानकारी दी। डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने बताया कि पाकिस्तान ने चीन में बनी मिसाइल और तुर्की के ड्रोन से हमला किया था, लेकिन चीन और तुर्की का कोई भी हथियार भारतीय डिफेंस को भेद नहीं पाया। चीन की PL-15 मिसाइल, जिस पर पाकिस्तान और चीन दोनों को गर्व था, उसे हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। उनके सभी ड्रोन मार गिराए गए। पाकिस्तान की तरफ से छोड़े गए चीनी रॉकेट भी बेअसर कर दिए गए। इंडियन आर्मी ने कहा कि हमने 7 मई को आतंकियों के खिलाफ हमला किया था। हमारी लड़ाई आतंकियों के साथ थी, लेकिन पाकिस्तान ने इसे अपनी लड़ाई बना लिया, इसलिए अपने नुकसान के लिए वो खुद ही जिम्मेदार हैं। एयरफोर्स से एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने बताया कि हर लड़ाई अलग तरह की होती है, अगली लड़ाई अलग तरह से लड़ी जाएगी। सेना हमेशा तैयार है। एयर मार्शल भारती ने आगे कहा कि हमने इस ऑपरेशन में 3 तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया। लो लेवल डिफेंस गन SAMS और लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। भारतीय वायुसेना ने अपने इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान AD सरफेस, पेचोरा आकाश मिसाइल सिस्टम जैसे हथियारों का इस्तेमाल किया, जबकि पाकिस्तान ने चीन में बनी लॉन्ग रेंज मिसाइल का इस्तेमाल किया। इसके साथ ही भारतीय सेना ने यह भी दावा किया कि हमने पाकिस्तान से आए कई ड्रोन
को अपनी लेजर गन से मार गिराया। इसके साथ ही इंडियन आर्मी ने उन आरोपों को खारिज कर दिया जिसमें पाकिस्तान के किराना हिल्स पर हमले की बात कही गई थी। वैसे एयर मार्शल ने बेहद हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि हमें इसकी जानकारी नहीं थी, हमने उस जगह पर कोई हमला नहीं किया, चाहे वहां कुछ भी हो। बता दें, पाकिस्तान परमाणु हथियार यहीं रखता। बीच आगरा से बड़ी खबर, हरे वृक्षों पर वन माफियाओं की चली आरी, दर्जनों हरे पेड़ों का किया धाराशाही। सरकार द्वारा पर्यावरण को बचाने के लिए हर वर्ष लगाए जा रहे लाखों पेड़, वन माफिया हरे पेड़ों को काटकर पर्यावरण को पहुंचा रहे नुकसान, वन विभाग मौन। आखिर किसके संरक्षण में काटे जा रहे हरे वृक्ष, खुलियाम उड़ाई जा रही धज्जियां, वन विभाग द्वारा वन माफियाओं पर आखिर क्यों नहीं की जा रही कड़ी कार्रवाई, सवाल। हरे पेड़ कटने का सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, थाना निपोहरा क्षेत्र के नेहरेपुरा के पास का है पूरा मामला। देश के अगले सीजेआई जस्टिस बीआर गवई ने कहा है कि देश में संविधान ही सुप्रीम है और लोकतंत्र के तीनों अंगों यानी कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका को इसके दायरे में रहकर काम करना होगा। 14 मई को देश के 52वें सीजेआई के रूप में शपथ लेने वाले जस्टिस गवई का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हाल ही में संसद की सर्वोच्चता की वकालत की थी। धनखड़ का बयान सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद आया था जिसमें संसद से पारित विधेयकों को मंजूरी देने के लिए राष्ट्रपति को 3 महीने की समय सीमा दी गई थी। धनखड़ ने कहा था कि संसद सर्वोच्च है और उसके ऊपर कोई नहीं हो सकता। सांसद ही असली मालिक हैं, वही तय करते हैं कि संविधान कैसा होगा, उनके ऊपर कोई और सत्ता नहीं हो सकती। वहीं अब जस्टिस गवई ने पत्रकारों के साथ एक अनौपचारिक बातचीत में कहा कि अंततः संविधान ही सर्वोच्च है। लोकतंत्र के तीनों अंगों को संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर काम करना चाहिए। 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती केस में क्या हुआ था? उस केस में 13 जजों की पीठ ने स्पष्ट किया था कि संविधान की मूल संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर को कोई भी अंग बदल नहीं सकता। ये फैसला भारतीय संविधान को एक अटल दस्तावेज के रूप में स्थापित करता है जिसके सामने संसद, सरकार और न्यायपालिका सभी जवाबदेह हैं। बताते चले कि इस बयान के साथ ही जस्टिस गवई ने रिटायरमेंट के बाद कोई पद न स्वीकार करने की भी घोषणा की, जो उनकी निष्पक्षता और संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह बयान न केवल संविधान की सर्वोच्चता को रेखांकित करता है बल्कि मौजूदा राजनीतिक बहस में एक सशक्त हस्तक्षेप भी माना जा रहा है। भारतीय क्रिकेट को एक हफ्ते के भीतर 2 बड़े झटके लगे हैं। पहले रोहित शर्मा और अब विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। कोहली ने अपने इंस्टाग्राम पर भावुक पोस्ट के जरिए अपने फैसले की जानकारी दी। पिछले कुछ दिनों से यह चर्चा थी कि कोहली ने बीसीसीआई को अपने संन्यास के बारे में बता दिया था। बीसीसीआई ने आगामी इंग्लैंड टेस्ट सीरीज को देखते हुए उनसे इस फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा था, लेकिन कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहने का फैसला लिया। पिछले दिनों कप्तान रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास के बाद कोहली का यह फैसला भारतीय क्रिकेट के लिए बड़ा नुकसान माना जा रहा है। कोहली ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि 14 साल पहले मैंने पहली बार बैगी ब्लू जर्सी पहनी थी। टेस्ट क्रिकेट ने मुझे कठिन परीक्षाओं से गुजारा, पहचान दी और जीवन भर के सबक सिखाए। सफेद जर्सी में खेलना मेरे लिए बेहद खास था। इस प्रारूप को छोड़ना आसान नहीं, लेकिन ये सही समय लगता है। मैंने इसमें सब कुछ झोंक दिया और इसने मुझे उम्मीद से ज्यादा दिया। उन्होंने अपनी टेस्ट कैप नंबर 269 के साथ साइनिंग ऑफ लिखकर विदाई ली। टीम इंडिया को अगले महीने इंग्लैंड दौरे पर 5 टेस्ट मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। 2 दिग्गजों के संन्यास से भारतीय टेस्ट क्रिकेट के एक युग का अंत हो गया है। उधर फैंस सदमे में हैं क्योंकि कोहली और रोहित के बिना यह सीरीज टीम के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव और सीज फायर के हालिया फैसले पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि खबरों के मुताबिक सीज फायर हो गया है, लेकिन पाकिस्तान अपनी बातों पर कायम नहीं रहता और वादे तोड़ देता है। खड़गे ने बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर शांति की कामना करते हुए कहा कि देश की रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर हमें भी लड़ना होगा। खड़गे ने कहा, पाकिस्तान खुद नहीं लड़ता बल्कि आतंकवादियों को आगे करता है। इससे दोनों देशों का नुकसान हो रहा है। अगर वो लड़ते हैं तो हमें भी लड़ना पड़ेगा और अगर वो शांत रहेंगे तो हम भी शांति बहाल करेंगे। इसके साथ ही खड़गे ने भारतीय सेना की बहादुरी की सराहना की और कहा कि हमें उन पर गर्व है। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश की सुरक्षा के लिए सभी को एकजुट होना होगा। उन्होंने कहा, हमारी सेना पूरी ताकत के साथ लड़ रही है। हम उनका धन्यवाद करते हैं और उन्हें नमन करते हैं। हम उनके जज्बे को सलाम करते हैं। इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की ताकि भारत पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति और जनता की सुरक्षा के लिए किए जा रहे उपायों पर चर्चा हो सके। उन्होंने कहा कि देश तभी बचेगा जब हम सब मिलकर इसके लिए लड़ेंगे। अब खड़गे के इस बयान को मौजूदा तनाव के बीच शांति और एकजुटता के लिए अहम माना जा रहा है।
पाकिस्तान के पास सीज फायर के ऐलान के बाद एलओसी के आसपास जनजीवन सामान्य हो चुका है। बाजारों में चहल पहल देखी जा रही है। हाँ, सुरक्षा जरूर सख्त दिखाई दे रही है। इस बीच 9 राज्यों के सभी 32 एयरपोर्ट्स भी खोल दिए गए हैं। जो पाकिस्तान के साथ शुरू हुए सैन्य टकराव के चलते एयरलाइन सर्विसेज 9 मई से 15 मई की सुबह 5:29 तक के लिए बंद कर दी गई थी। अब सरकार की तरफ से आदेश जारी किए जाने के बाद एयरलाइंस कंपनियों ने यात्रियों के लिए बुकिंग शुरू कर दी है। इसे लेकर एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से बताया गया है कि 15 मई तक बंद 32 एयरपोर्ट्स अब तत्काल प्रभाव से एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस के लिए उपलब्ध हैं। यात्रियों को फ्लाइट्स की जानकारी के लिए एयरलाइन कंपनियों की वेबसाइटों को देखने के लिए कहा गया है। दरअसल एयरपोर्ट बंद किए जाने के बाद एयरलाइन कंपनियों की तरफ से 500 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द कर दी गई थी। कई एयरलाइन कंपनियों ने यात्रियों को फुल रिफंड या फ्लाइट रीशेड्यूल का ऑप्शन दिया था, लेकिन 10 मई को दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम हो गया। इसके साथ ही 11 मई को राजस्थान में 27 कैंसिल ट्रेनों को बहाल करने का आदेश जारी किया गया है। पंजाब के फिरोजपुर में 8 कैंसिल ट्रेनों को सामान्य रूप से चलाने के आदेश जारी किए गए हैं। गुजरात से राजस्थान जाने वाली जो नाइट ट्रेनें 10 मई से रद्द कर दी गई थी, अब वे भी बहाल कर दी गई हैं। यानी अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। सीजफायर से लोगों ने राहत की सांस ली है। भारत और पाकिस्तान के बीच भले ही सीजफायर हो गया है, लेकिन पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है। इसलिए भारत की तरफ से लगातार पाकिस्तान को चेतावनी दी जा रही है कि अब वो कोई हिमाकत करने के बारे में सोचे भी ना। उसी कड़ी में अब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की तरफ से भी पाकिस्तान को संदेश पहुंचा दिया गया है। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने कहा कि देश के नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए 10 उपग्रह लगातार 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। दरअसल डॉक्टर वी नारायणन एक कार्यक्रम के चलते मणिपुर की राजधानी इम्फाल पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि भारत एक सजीव अंतरिक्ष शक्ति बनने जा रहा है और साल 2040 तक देश का पहला अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज 34 देशों के 433 उपग्रह भारत से अंतरिक्ष में छोड़े गए हैं और उन्हें उनके कक्ष में स्थापित किया गया है। मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आज 10 उपग्रह देश के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक उद्देश्य से लगातार 24 घंटे काम कर रहे हैं। डॉक्टर नारायणन ने आगे कहा कि अगर हमें देश की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है तो हमें उपग्रहों का इस्तेमाल करना होगा। हमें अपने 7000 किलोमीटर लंबे समुद्री तट की निगरानी करनी है। हमें पूरे उत्तर भारत को लगातार निगरानी में रखना है। ये काम उपग्रह और ड्रोन तकनीक के बिना संभव नहीं है। अब विशेषज्ञों का कहना है कि रीसैट 1B का लॉन्च बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हमारी सेना को पाकिस्तान और चीन के साथ लगी सीमाओं पर नजर रखने में मदद मिलेगी। ये घुसपैठियों को पकड़ सकता है और आतंकवाद विरोधी अभियानों में मदद कर सकता है। इससे लगातार खुफिया जानकारी मिलती रहेगी। यानी उन्होंने भारत की उपलब्धि को बताते हुए पड़ोसी मुल्क को चेतावनी भी दे दी। भारत की अंतरिक्ष से भी अब पाकिस्तान पर नजर है। और कलाओं का संगम उत्तर प्रदेश, आध्यात्मिक पर्यटन का उद्गम उत्तर प्रदेश, जहां है श्री राम जन्मभूमि मंदिर, श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा, रामनगरी चित्रकूट धाम और काशी विश्वनाथ की अलौकिक शाम। जीवन शैली से जुड़े इस आध्यात्म को अनुभव करने ही श्रद्धालु हर दिशा से खींचे चले आते हैं। यहाँ की संस्कृति में शामिल स्वादिष्ट पकवानों की भी अपनी ही है पहचान। श्रद्धालु हो या आम पर्यटक, कचौड़ी, जलेबी, बेडमी पूरी या पेड़ा खाए बिना नहीं रह सकता। यहाँ की काष्ठकला, दस्तकारी, हस्तशिल्प ने विश्व स्तर पर प्रदेश को दिलाया है सम्मान। सरकार की विकास योजनाओं से अब नवीन सुविधाओं के साथ लौट रही है पौराणिक आभा। परंपरा का संरक्षण और प्रगति है उद्देश्य। सांस्कृतिक धरोहरों का प्रदेश उत्तर प्रदेश।
कृष्ण भक्तों के लिए वृंदावन का अपना ही अलग महत्व है। उत्तर प्रदेश राज्य के इस पवित्र शहर में भक्त दूर दूर से बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। मथुरा शहर में स्थित वृंदावन नगर श्री कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं का स्थान माना जाता है। यहाँ पर आपको श्री कृष्ण और राधा रानी के कई और मशहूर मंदिर देखने को मिल जाएंगे। अगर आप वृंदावन जा रहे हैं तो हमारी सलाह है कि इस बार बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए इस प्रसिद्ध मंदिरों में दर्शन करने जरूर जाएं। इन मंदिरों को भी अपनी एक अलग पहचान है। भव्यता से परिपूर्ण प्रेम मंदिर एक विशाल मंदिर है जिसे वर्ष 2001 में जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज द्वारा बनवाया गया था। ये मंदिर भगवान के प्रेम का मंदिर है। इस मंदिर में आप रोजाना सुबह 8:30 से दोपहर के 12 बजे के बीच जा सकते हैं। शाम के 4:30 बजे से रात के 8:30 बजे के बीच जा सकते हैं। इस्कॉन वृंदावन मंदिर श्री कृष्ण बलराम मंदिर के रूप में जाना जाता है। इस्कॉन वृंदावन स्वामी प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य का एक सपना था कि कृष्ण और बलराम दो भाइयों के लिए भी एक मंदिर बनवाना चाहिए। तो आपको बताते चलें, ये मंदिर सुबह 8 से दोपहर 12:30 बजे तक खुलता है, वहीं शाम 6 बजे से रात के 8 बजे तक खुलता है। वृंदावन लोकप्रिय रूप से मंदिरों के शहर और भगवान की भूमि के रूप में जाना जाता है। ये आसपास का सबसे बड़ा मंदिर है। ये भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी को समर्पित है। श्रीरंगनाथ मंदिर में भगवान नरसिंह, वेणुगोपाल और रामानुजाचार्य के साथ राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियों को प्रदर्शित किया गया है। ये मंदिर रोजाना सुबह 7 से दोपहर के 11 बजे तक खुलता है। शाम 5:30 से रात 8 बजे तक खुलता है। हमारे आधार कार्ड से हमारा मोबाइल नंबर भी जुड़ा होता है। इसके माध्यम से ही आपको सरकार की ओर से विभिन्न सूचनाएं और अपडेट्स मिलते रहते हैं। ऐसा कई लोगों के साथ हो जाता है कि वह अक्सर अलग अलग मोबाइल नंबरों का उपयोग अलग अलग काम में करते हैं, जिससे वह यह भूल जाते हैं कि उनका कौन सा नंबर आधार कार्ड में लिंक किया गया था। ऐसे में यदि आप भी उन्हीं